साथी नमस्कार। आज अपन किंगडम मोनारो को डिटेल से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा बैक हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ आपको। अपन ने स्टार्ट किया था बायोलॉजी को एक फंडामेंटल साइंस बनाने की, विज्ञान बनाने के लिए किस किस का योगदान था आपको पता है। पहले कौन आए थे? अरस्तु आए थे, अरिस्टोटल आए थे। अरिस्टोटल ने भी कुछ जीवों के बारे में बताया था। उसके बाद में थियोफ्रेटस आए थे। थियोफ्रेटस ने भी ज़्यादा काम किसमें? प्लांट पे किया था। और उनको भी अपन फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, या फिर फादर ऑफ एनिशियन, प्राचीन पादप वर्गीकरण का पिता कहते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। और उसके बाद में कैरोलस लीनियस आया था, जिसने टू किंगडम थ्योरी दिया था, और इसको अपन मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं। उसके बाद में तीन जगत प्रणाली आई थी, जिसको दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, प्रतिपादित किया था, प्रपोज किया था। उसके बाद में फोर किंगडम थ्योरी आई थी, और उसको कॉपलैंड ने दिया था। उसके बाद में जो फेमस आपकी थ्योरी आई थी क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमी की, वो जो थ्योरी थी आपकी आर.एच. व्हीटेकर की थी। आर.एच. व्हीटेकर की थी, 1969 में प्रपोज किया था। उसने क्या कहा था कि जीव जगत को, उसमें बॉटनी भी शामिल है, प्लांट भी शामिल है और जंतु भी शामिल है, उसको 5 जगतों में, 5 किंगडम में उसने क्लासिफिकेशन कर दिया था। और इसकी मैं प्रारंभिक जानकारी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। जिसमें जंतु जगत का भी मैंने बताया था। प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कहेल्मिन्थीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, और उसके बाद में हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। उसके बारे में बता चुका हूँ। आज अपन स्टार्ट से वापस वहां से स्टार्ट करते हैं कि प्लांट का या फिर 5 किंगडम का जो पहला जगत था, फर्स्ट किंगडम था, वो था मोनेरा। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट शामिल होते हैं। कौन होते हैं? प्रोकैरियोट शामिल होते हैं। प्रोकैरियोट का मैंने मीनिंग आपको बताया था, ऐसे जीव जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता और उसमें कोई भी जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं, उनको अपन प्रोकैरियोट कहते हैं। और प्रोकैरियोट में सभी मोनेरा जगत को शामिल कर लिया है, ठीक है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। उसके बाद आगे भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन सबसे भली भांति जो जीव आता है मोनेरा में वो होता है बैक्टीरिया। मोनेरा जगत का एकमात्र सदस्य है बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखते हैं इस बैक्टीरिया में क्या होता है। आपको मैं इसका मोनेरा जगत के जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको रेड कलर से दिए गए, उसके बाद मैं भी आपको हाईलाइट से और बता दूंगा। उसको ध्यान से सुनिए और देखिए। और मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है आपका क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो। और ये वीडियो देखने के बाद में आप चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, या कोई जो सेंट्रल लेवल का हो, उसके एग्जाम में ओनली आपकी जो विज्ञान की प्राथमिक जानकारी से सवाल पूछते हैं तो उसमें आप हल कर सकते हैं, ये इतना गारंटी दे सकता हूँ। देखिए, मोनेरा जगत का पहला लक्षण क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया शामिल होते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया मोनेरा जगत के सदस्य जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, मोनेरा जगत के सदस्य बैक्टीरिया की। और दूसरे जो आपके एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, उनकी क्या होती है, जीव होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। और उसको अपन म्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, म्यूरिन कहते हैं। ये अपने नोट्स में बना सकते हो, म्यूरिन। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, उसका नाम है म्यूरिन, म्यूरिन की बनी होती है। उसके बाद में क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली, जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपो मतलब वसा और प्रोटीन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोशिका झिल्ली बनती है। अब देखिए ध्यान से कि प्रोकैरियोट की यानी मोनेरा जगत की कोशिका भित्ति, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? एक स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खाली जगह पाई जाती है, स्थान पाया जाता है। उसको अपन कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कौन सा स्पेस? ध्यान से सुनना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। और ये क्या करता है कि जो अपनी यूकैरियोट कोशिकाएं होती है उसमें लाइसोसोम होता है। उसमें क्या होता है? एक लाइसोसोम कोशिकांग होता है, लाइसोसोम।
लाइसोसोम जैसे के जैसे काम करता है। कौन करता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस काम करता है। ठीक है, ये याद रखना कि मोनेरा या बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में एक स्थान पाया जाता है, उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और वो सब काम क्या करता है? वो लाइसोसोम के काम करता है। आपको पता है यूकेरियोट का जो लाइसोसोम है कोशिका, वो कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहलाता है, क्योंकि वो कोशिका को पाचन कर देते हैं। इस लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसीलिए वो कोशिका को चीर फाड़ देता है। ठीक है, उसके बाद में जो मोनेरा जगत का कोशिका द्रव होता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, कोशिकांग बिल्कुल नहीं होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होता है, और दूसरे जो कोशिकांग वो नहीं होते। न्यूक्लियस जो होता है ना वो स्पष्ट नहीं होता है। मोनेरा जगत का जो केंद्रक है न्यूक्लियस वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है, आभासी होता है। अपन कह नहीं सकते कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर उसमें देखो ये जो प्रोकैरियोट का केंद्रक यानी मोनेरा जगत का जो केंद्रक है उसके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। पहला नाम है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, पहला नाम है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, और दूसरा उसका नाम है आपका जीनोफोर, दूसरा नाम क्या है? जीनोफोर। तीसरा इसका नाम अपन कह सकते हैं न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, इनको क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। और चौथा इसका जो नाम है फाइबिलर न्यूक्लियस कहते हैं, फाइबिलर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? केंद्रक के नाम है। किसके? केंद्रक के न्यूक्लियस के नाम है। बहुत सारे नाम आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे देंगे। प्रोकैरियोट या मोनेरा जगत में केंद्रक कहलाता है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड या फाइबिलर या ये सभी। तो आपको उसमें सवाल को ध्यान से पढ़ना और लास्ट तक पढ़ने के बाद में आपको टिक करना। ठीक है, उसके बाद में देखिए इनका जो मोनेरा जगत का और या फिर बैक्टीरिया का जो गुणसूत्र होता है वो वास्तविक नहीं होता। प्रोकैरियोट यानी मोनेरा जगत के में वास्तविक गुणसूत्र का अभाव होता है, वास्तविक क्रोमोसोम होता वो नहीं होता। केवल इनमें केवल आभासी गुणसूत्र पाया जाता है, आभासी गुणसूत्र पाया जाता है जो कि डीएस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए का बना होता है। ठीक है, नेक्ड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये रेड कलर से लिखा जिसको अपन पॉलीमाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमाइंस। नॉन हिस्टोन प्रोटीन को अपन पॉलीमाइंस कहते हैं, नोट कर लेना इसको। क्या कहेंगे? पॉलीमाइंस कहते हैं का ये क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है। ठीक है, और उसके मोनेरा जगत की कोशिका में गुणसूत्र मिलकर एक आभासी गुणसूत्रीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, आभासी गुणसूत्रीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। प्रोकैरियोट में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के बारे में बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है ये कि राइबोसोम किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट दोनों या किसी में भी नहीं पाया जाता। तो जो राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोट कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोट कोशिका में पाया जाता है, यानी इसको अपन सार्वभौमिक यूनिवर्सल कोशिकांग कहते हैं, यूनिवर्सल कोशिकांग कहते हैं। इसको नोट कर लेना, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। सवाल सीधा बनता है कि यूनिवर्सल कोशिकांग कौन सा है? यूनिवर्सल कोशिकांग सार्वत्रिक कोशिकांग या सब जगह में, दोनों जगतों में, जंतु जगत, पादप जगत, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सभी में पाया जाता है। ठीक है, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स कौन है? राइबोसोम। नोट कर लेना इसको, राइबोसोम जो यूनिवर्सल कोशिकांग होता है। और ये प्रोकैरियोट यानी मोनेरा जगत में 70S के पीछे S लगा, उसको बोलते हैं श्वेतबर्ग यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होती है ये, इसमें लगा होता है। और
यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। ये भी एक पॉइंट बनता है, ये आगे मैं सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, साइटोलॉजी पढ़ाऊंगा, उस समय इसके बारे में बता देंगे। देखिए इसको मोनेरा जगत ये हो गया था। उसके बाद देखो मोनेरा जगत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। मोनेरा जगत का एग्जाम्पल है आपका एक यू बैक्टीरिया। कौन, वास्तविक बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं उनको। ये मोनेरा जगत का एग्जाम्पल है और भली भांति इस पर बहुत सारी स्टडी हो चुकी है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडी करके नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका। उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज है, ये नेक्स्ट इसका दूसरा जो जीव है मोनेरा जगत का, एक्टिनोमाइसीटीज। तीसरा जीव है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब होता है नील हरित शैवाल। ये नीले रंग का भी नहीं होता, अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी का सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक रेड कलर का होता है और लाल सागर का रंग जो होता है इस ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण ही होता है। फिर आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, मैथेनोजेंस, ठीक है, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स, ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद में माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी आकृति बदलता है, आकृति बदल देता है। और जीव जगत का सबसे छोटा प्राणी जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है। याद रखना, नोट कर लेना इसको, माइकोप्लाज्मा जीव जगत का जोकर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना जो आकार समय के साथ बदलता रहता है, हर टाइम बदलता रहता है, इसलिए जीव जगत का जोकर कहते हैं। उसके बाद में क्लेमाइडिया, नेक्स्ट एग्जांपल है मोनेरा का। उसके बाद रिक्शिया है, उसके बाद में रिक्शिया है, ये इसके एग्जाम्पल है। और प्रारंभिक जो आपके गुण थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया है। उसके बाद देखिए बैक्टीरिया का अगर अपन आगे पढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो इसकी हिस्ट्री क्या है बताइए। हिस्ट्री के बारे में आपने सुन चुका होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पहले हिस्ट्री। इस बैक्टीरिया को सर्वप्रथम बारिश के पानी, बरसात के पानी या दांतों के मैल से सबसे पहले किसने बताया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले देखा था 1675 में इसको देखा था और इसको एनिमल क्यूल नाम दिया था। एनिमल क्यूल नाम दिया, ठीक है। किसने देखा था सबसे पहले? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था बरसात के पानी में, और नाक जो अपने दांत होते हैं उनके मैल से देखा था, ठीक है। और इसकी डिटेल से जानकारी किसने दी थी? बर्गर ने दी थी। किसने दी थी? बर्गर ने। और इसका जो बैक्टीरिया नाम दिया था F.J. चॉन ने और इरन बर्गर ने दिया था, F.J. कोहन और इरन बर्ग ने दिया था। ये बैक्टीरिया नाम इन्होंने दिया था, याद रखना, इरन बर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था। बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया था? F.J. चॉन और इरन बर्ग ने दिया था, ठीक है। बर्ग एक वैज्ञानिक था जिसने जीवाणुओं को प्रोसोफाइटा, नोट करना इसको, जीवाणु को किसमें जो वर्गीकृत किया उसमें शामिल किया था, प्रोसोफाइटा उसमें शामिल किया था। और इस पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, इसको बैक्टीरिया के वर्गीकरण की बाइबल कहा जाता है। बैक्टीरिया के वर्गीकरण की बाइबल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये हिस्ट्री है। उसके बाद में देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि मोनेरा जगत का जो बैक्टीरिया है उसका आकार कैसा होता है, वो किस आकार का होता है, तो देखिए आकार में ये 2, 3, 4 प्रकार का होता है। एक तो गोलाकार भी हो सकता है जिसको कॉकस बोलते हैं। बैक्टीरिया का आकार कैसा हो सकता है? गोलाकार हो सकता है, ऐसे, इनको गोलाकार बैक्टीरिया बोलते हैं। एक दंड के आकार का हो सकता है, उसको बेसिलस बोलते हैं, दंडाकार हो सकता है ऐसे, ठीक है। तीसरा सर्पिलाकार हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है। और चौथा कैसे? कोमा के आकार के हो सकता है। कोमा का आकार का बैक्टीरिया का सबसे अच्छा एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा जिसे हैजा होता है,
जिससे कौन सा रोग होता है, हैजा होता है, और ये कोमा के आकार का होता है, कोमा टाइप, हिंदी में या इंग्लिश में हम कोमा लगाते हैं ऐसे, उसके आकार का होता है। ठीक है, ये आकार हो गया। ये प्रारंभिक जानकारी, अगर आकार में भी पढ़ा जाए बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपको एक प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए कि बैक्टीरिया का आकार कैसा कैसा हो सकता है। तो गोलाकार हो सकता है, दंडाकार हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है, कोमा के आकार का हो सकता है। नेक्स्ट देखिए इसकी कैरेक्टराइज क्या होती है, गुण क्या होते हैं, गतिशीलता। ठीक है, गतिशीलता। गतिशीलता में क्या होता है कि ये किस प्रकार से बैक्टीरिया गति कर सकते हैं। बैक्टीरिया गति कर सकते हैं, एक तो चल भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्थिर भी हो सकते हैं, कुछ चल सकते हैं। और वो जो बैक्टीरिया में गतिशीलता पाई जाती है वो फ्लैजिला के कारण होती है, कशाभिका के कारण होती है। कशाभिका के कारण वो गति कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे मैं कि आपको एक स्ट्रक्चर, प्रारूपिक स्ट्रक्चर वो बना के दिखाता हूँ कि बैक्टीरिया का होता कैसे, बैक्टीरिया उसका आकार कैसा होता है। और मैं आपको एक बताता हूँ, बायोलॉजी जो चित्र बनाकर पढ़ाई जाती है, चित्र बनाकर पढ़ने से कोई भी इंसान भूलता नहीं है। ठीक है, तो एक टिपिकल प्रारूपिक बैक्टीरिया का आपको जो चित्र है वो इस प्रकार है, देखिए। ये बैक्टीरिया की कोशिका है और इस पर एक कैप्सूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसको कैप्सूल बोलते हैं। ये किसी बैक्टीरिया में छोटा होता है, किसी में बड़ा हो सकता है। इस कैप्सूल से क्या होती है, इस पर एंटीबायोटिक्स होती है, वो इफेक्ट कम करती है। ठीक है, ये इसको अपन इस आवरण को बोलेंगे कैप्सूल। क्या बोलेंगे, कैप्सूल, याद रखना इसको। ठीक है, बैक्टीरिया का बाहरी आवरण होता है वो कैप्सूल होता है। दूसरा, ये इसकी क्या है, कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। ठीक है, उसके बाद में इसके इसके नीचे की ओर एक सेल, कोशिका भित्ति के नीचे एक और आकृति पाई जाती थी, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ये ऐसे होकर के अंतर्वलित होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है, ये स्ट्रक्चर है, और ये आवासीय केंद्र पाया जाता है ऐसे। ठीक है, और इसके में एक गोलाकार और संरचना होती है, और ये बाकी सब साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, और इस पर क्या होती है, कुछ धागे पड़ने, धागों के समान क्या होती है, एक संरचना होती है। कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, उनको पीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीली बोलते हैं। और ये जो संरचना पिलिन नामक एक प्रोटीन की बनी होती है, ये एक बार सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका नामकरण करते हैं। ये तो आपका क्या, आवासीय केंद्रक, आवासीय केंद्रक, जिसके बहुत सारे 4 नाम हैं, देख लेना वापस। और इसको बोलते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड। ठीक है, इसको बोलते हैं पीली। ठीक है, इसी के कारण ये किसी भी परपोषी के शरीर में जाके चिपकता है। रोग अगर जनरेट करेगा तो ये इसको रोगाणु का एक औजार भी बोल सकते हैं। बैक्टीरिया किसी भी कोशिका से जाके इसी से चिपकता है, और इसको बोलते हैं अपन क्या, मीजोसोम, मीजोसोम। अभी मैंने बताया था कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में एक स्थान पाया जाता है, इसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो कि लाइसोसोम के समान कार्य काम करता है, लाइसोसोम के समान कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया आपको, ये एक प्रारूपिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। और नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका मीजोसोम। देखिए मीजोसोम बहुत प्रकार के काम कर सकता है बैक्टीरिया के लिए। ये एक तो पाचन के लिए स्पेस बढ़ा देता है, ये श्वसन भी करता है। ठीक है, दूसरे प्रकार के आपके गुणसूत्र भी बना सकता है, आवासीय गुणसूत्र वो बनाता है। दूसरे इसमें जो भी आवश्यक होते हैं वो चीजें बनाता है। और ये मीजोसोम जो होता है ना, यूकैरियोट कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल है, समरूप है। याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है कि मोनेरा जगत में कोशिका संरचना में एक संरचना पाई जाती है जो मीजोसोम कहलाती है, वो यूकैरियोट कोशिका के किस अंग के सिमिलर है, समान समरूप है। तो वो आपको बताना है कि ये किसके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका का शक्ति गृह होता है, वैसे वैसे ये शक्ति उत्पादन करने में भी काम आता है बैक्टीरिया के लिए। और मैंने बताया था एक प्लाज्मिड नाम भी है, ये संरचना जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और इसका नाम किसने दिया था, लेडरबर्ग ने दिया था। और ये खुद अपने आप में रेप्लिकेट हो सकती है, अपने आप में रेप्लिकेट हो सकती है।
इसी को ही जैव वैज्ञानिकों ने क्या किया था, तोड़ मोड़ करके यूकेरियोट कोशिका के डीएनए के साथ जोड़ करके अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक बनाया था। ठीक है, जब प्लाज्मिड जो ये होता है मेन डीएनए के साथ अगर जुड़ जाता है तो इसको एपिसोम बोलते हैं। याद रखना, ये जो आपका प्लाज्मिड है ये इस डीएनए के साथ अगर जुड़ गया प्लस ये साथ इसमें कंबाइंड हो गया, प्लाज्मिड लिंक विद मेन डीएनए, तो क्या कहलाता है, एपिसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, याद रखना, एपिसोम। वर्ड नोट कर लेना, आपने नोट्स बना लेना, एपिसोम। एपिसोम कहलाता है। कब कहलाएगा, जब प्लाज्मिड और डीएनए साथ में होंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था। उसके बाद में आपको ये क्लासिफिकेशन आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ये ग्राम पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन होता है उसको बैक्टीरिया पर लगाने के बाद में वापस धोते हैं तो कुछ तो रंगीन दिखाई देते हैं, कुछ रंगहीन होते हैं। जो रंगीन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव, और जो रंगहीन हो जाते हैं उसको नेगेटिव बोलते हैं। और ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु होते हैं वो ज्यादातर रोग कारक होते हैं। ये सवाल पूछा गया था कि किस प्रकार के जीवाणु जो होते हैं ज्यादा रोग कारक, जो एनिमल में भी हो सकता है प्लांट में भी हो सकता है, तो ग्राम नेगेटिव जीवाणु जो होते हैं ज्यादा रोग कारक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि बैक्टीरिया में या मोनेरा जगत में पोषण कैसा होता है बैक्टीरिया में, तो ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, सहजीवी। यहां से एक सवाल बनता है सहजीवी के बारे में। अगर आपको ऐसे ही एक सिंपल पूछे कि बैक्टीरिया में पोषण कैसा होता है, तो वो खुद भोजन बना सकते हैं या दूसरों पे डिपेंड रह सकते हैं या फिर वो किसी जीव पर परपोषी के रूप में पाए जा सकते हैं। और सहजीविता, सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसके, और ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा सिम्बायोसिस का सहजीविता का उदाहरण है, एक आपने नाम सुना होगा, राइजोबियम। राइजोबियम ये एक बैक्टीरिया है जो मटर कुल के पादप, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाया जाता है और वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में एजोराइजोबियम भी है जो सेसबीनिया के साथ पाया जाता है, और उसके साथ में क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये पोषण हो गया। उसके बाद श्वसन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन कैसे करता है बैक्टीरिया, ये वायु की उपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं और वायु की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं। वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन तो उसको क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। और दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया अवायवीय श्वसन करता है। नोट करना, एक दूध जो अपना होता है वो अगर 5-6 घंटे पड़ा रहे तो वो दही बन जाता है। ठीक है, और इसको कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टियस या लैक्टोबैसिलस लैक्टियस भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो परिवर्तन करते हैं, और ये ज्यादातर अवायवीय होते हैं। क्या होता है, अवायवीय श्वसन करते हैं। कौन सा श्वसन करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अब उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनमें जनन कैसे होता है, बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है। बैक्टीरिया में जो जन्म होगा वो क्या होता है, अलैंगिक प्रकार का होता है, और दूसरा थोड़ा सा एडवांस होकर के ये आनुवांशिक पुनर्योजन के तरीके से भी इनमें जनन हो सकता है। बैक्टीरिया में कौन सा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हो सकता है। ठीक है, सिंपल फ्यूजन जो अलग अलग दो कोशिकाएं बनती हैं विखंडन द्वारा हो सकता है, वो अलैंगिक जनन होगा। और उसके बाद में आनुवांशिक पुनर्योजन में थोड़ा बहुत डीएनए क्या हो सकता है, कंबाइंड साथ में होकर के जनन कर सकता है उसको। ये लैंगिक जनन की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन स्टार्ट हो चुका, मान सकते हैं इसको कि लैंगिक जनन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रारंभिक लैंगिक जनन के गुण होते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये तो मेन प्रारंभिक जानकारी होगी, बेसिक जानकारी होगी बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद में आप देखिए जीवाणु का जो आपको जो इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस क्या होती है, आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं बैक्टीरिया से, सब जानते हो। आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है, यूजफुलनेस होते हैं या हार्मफुल होते हैं। तो बैक्टीरिया कुछ यूजफुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो देखो पहले हार्मफुल जो बैक्टीरिया है जो नुकसान करते हैं, मानव में कौन सा, एक तो तपेदी, एक कुष्ठ, एक टिटेनस और एक हैजा। और भी जो रोग होते हैं लेकिन मैंने ले लिया। आपका पहला कौन सा, तपेदिक। ये रोग बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक रोग बैक्टीरिया से।
कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया से, कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया से, टिटेनस, टिटेनस भी बैक्टीरिया से, और हेजा विब्रियो कॉलेरा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विब्रियो कॉलेरा द्वारा, जिसमें उल्टी दस्त होता है। ठीक है, ये किससे होता है? आपके बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टाइफाइड भी है एक, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से होता है, टाइफाइड। ठीक है, ये तो मानव में रोग होते हैं, और भी रोग होते हैं, अपन रोग पढ़ेंगे उस समय बता दूंगा आगे। एनिमल में कौन सा होता है? एनिमल में होता है एंथ्रेक्स रोग, जीवाणुओं के द्वारा होता है। नोट करना, एंथ्रेक्स जो रोग होता है किसमें होता है? एनिमल में होता है, जानवरों में होता है, जो जुगाली करने वाले जानवरों में होता है, और वो क्या होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। फिर ब्लैक लेग, काले पैर का जो रोग होता है वो भी जीवाणु के द्वारा होता है। प्लांट में भी ये बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कॉज करते हैं। सिट्रस कैंकर, ठीक है, क्राउन गाल, ये सब बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, एक मैंने एक विस्तार बना के लिखा आपको, बोटुलिज्म, ये बहुत खतरनाक होता है, इसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग खतरनाक होती है, डिब्बाबंद भोजन में होता है, और ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है, याद रखना। डिब्बाबंद भोजन में क्या होता है? एक फूड पॉइजनिंग होता है, और ये बैक्टीरिया बोटुलिज्म, इसको बोटुलिज्म कहते हैं, और बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, किसमें होता है? डिब्बाबंद भोजन में ये पाया जाता है। और ये किस पर का जो अटैक करता है? तंत्रिका तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर ये अटैक करता है, उसको पैरालाइज कर देता है, और इंसान की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वायु जल को प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं? जल को प्रदूषित कर सकते, विब्रियो कॉलेरा है, साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जैविक हथियार के रूप में, जैविक हथियार का मतलब क्या? किसी देश के साथ युद्ध हो गया है, ठीक है, तो एक देश का जो एक देश होता है वो दूसरे देश पे क्या बैक्टीरिया छोड़ देता है वहाँ पे, तो वो उनके जो आर्मी को या फिर वहाँ की पॉपुलेशन को हार्मफुल करता है। ठीक है, ये एंथ्रेक्स है, बोटुलिज्म है, कॉलेरा है, ये जैविक हथियार के रूप में भी काम आता है। नेक्स्ट जो अभी पहले थोड़ी देर बताया था मैंने आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये राइजोबियम के द्वारा होता है मटरकुलीय पौधों में। एजोराइजोबियम, इसको क्या सेसमेनिया प्लांट में होता है। एग्जोस्पाइरुलिनम से, इस बैक्टीरिया से जो गेहूं है, चावल है और मक्का है उसकी सतह पर पाया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है? ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसके बाद में क्या होता है कि जब दूसरी फसल लेते हैं, एक फसल जैसे आप वीट ले रहे हैं किसी खेत में बोया, तो इस पर ये बैक्टीरिया काम करता है और उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रचुरता में पहले डेवलप कर देता है, और जब नेक्स्ट आप जो क्रॉप लेंगे उसमें अच्छी बम्पर क्रॉपिंग होती है, ये लाभदायी होते हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा कि मिल्क से कर्ड बनता है, दूध से दही बनता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टियस से बनता है, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से बनता है। ये दोनों याद कर लेना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने भी काफ़ी एग्जाम दिए थे, उसमें ये फेस हुआ था, मिला था, ये सवाल मिला था। उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंस बातें हैं, जैसे देखिए गंगा का जो जल होता है वो शुद्ध क्यों होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के कारण ही ये गंगा का जल शुद्ध होता है। और कुछ प्रकार के देखिए आपके जो विटामिन है ना, विटामिन में भी बैक्टीरिया निर्माण में हेल्प करते हैं, विटामिन निर्माण में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जैसे B12 है, या विटामिन ई है, विटामिन के है, ये ई कोलाई से बनते हैं, ई कोलाई से बनते हैं। स्टीरियो कोलाई बोलते हैं इनको, स्टीरियो कोलाई बोलते हैं इनको। इससे क्या बनता है? विटामिन ई और विटामिन के बनता है। ये मानव की आंत्र में पाया जाता है, मानव की आंत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ई कोलाई पे ही जेनेटिक बायोलॉजी पर का काम रिसर्च इस पर ही सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके ही प्लाज्मिड को या फिर जो आभासी केंद्रक है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम, उनका यूज हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में बैक्टीरिया से क्या बनाई जाती है? एंटीबायोटिक भी खूब बनती है। बैक्टीरिया से क्या बनती है? प्रतिजैविक बनती है। इसका आपका एक एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से एक एंटीबायोटिक बनी है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक बनी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्या हुआ है? जो मोनेरा जगत का
मैन करेक्टर है, मैन करेक्टर को मैंने पढ़ाया है, और रेड कलर का, और फिर जो मैंने इम्पोर्टेंट जो आपको जोड़ दे के पढ़ा है उसको आप नोट्स बना सकते हो। और इसका अगर आपको पिन पॉइंट या बेसिक बातें जो एग्जाम में आने लायक होती है वो मैं नोट्स बना करके, मेरी एक साइट है और मैं इस वीडियो के लिंक में भी आपको शामिल जो शेयर कर दूंगा, उस पर जा करके नोट्स पढ़ के आप इसका रिवीजन कर सकते हो, और अपने इस वीडियो को सुन करके क्या कर सकते हो, इसको रिवीजन वापस क्लियर कर सकते हो। मेरी वेबसाइट है eokRD.com, ये वेबसाइट है। इसमें मैं ब्लॉग लिखता हूँ और ब्लॉग में नोट्स के रूप में मेरा ब्लॉग निकलते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और कुछ भी क्वेरी है आपकी कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये बात तो आप कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।